नमस्ते। तो आज के इस डीप डाइव में हम उस मैच की बात करने वाले हैं जिसने सच में सबकी सांसें रोक दी थीं। हम्म। मतलब दिल्ली के कोटला मैदान पर गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का वो मुकाबला जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो जो आखिरी गेंद तक गया और फैसला सिर्फ एक रन से हुआ। एकदम सही। हम्म। और आज हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ेंगे, हमारे सामने मौजूद हैं ढेरों मैच रिपोर्ट्स, बॉल बाय बॉल डेटा एनालिटिक्स और मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टैक। इनका इस्तेमाल करके हम समझेंगे कि 211 रनों के उस विशाल लक्ष्य का पीछा करते समय असल में दबाव और मनोविज्ञान का क्या खेल चल रहा था। और ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे गुजरात टाइटंस ने वो मैच जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज की और दिल्ली की अजय लय को चकनाचूर कर दिया। मतलब शुरुआत करने के लिए अगर मैं कहूँ तो ये मैच किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह था, जहां हर एक ओवर के साथ ना क्लाइमैक्स पूरी तरह बदल रहा था। देखिए, मैं कहूंगा कि T20 क्रिकेट के अप्रत्याशित और नाटकीय स्वभाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई मैच आखिरी गेंद पर और महज एक रन के फासले से तय होता है तो वो सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है? वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है। इस मैच के डेटा को गहराई से देखने पर पता चलता है कि हार और जीत के बीच का अंतर किसी एक खराब शॉट का नहीं था, बल्कि ये उन छोटे छोटे माइक्रो मोमेंट्स का नतीजा था जहां एक टीम ने दबाव में बेहतर फैसले लिए। और मुझे लगता है कि उन्हीं माइक्रो मोमेंट्स की शुरुआत एकदम टॉस से ही हो गई थी। बिल्कुल। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने होम ग्राउंड कोटला पर टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्रिकेट की आम समझ तो यही कहती है ना कि कोटला में रात में ओस गिरने की पूरी संभावना होती है। हाँ, उसका फैक्टर तो हमेशा रहता है वहाँ। तो ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना सबसे सुरक्षित रणनीति मानी जाती है। गीली गेंद से बॉलिंग करना तो किसी भी स्पिनर या पेसर के लिए बुरे सपने जैसा होता है। एकदम सही बात है। लेकिन गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से इस फैसले का जवाब दिया वो सच में हैरान करने वाला था। उनकी बल्लेबाजी कोई तुक्का नहीं लग रही थी, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम गुजरात की पारी के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो ये T20 बैटिंग का एक मास्टर क्लास था। आमतौर पे टीमें पहले 6 ओवर्स में सतर्क शुरुआत करती हैं, लेकिन यहाँ जॉस बटलर का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने पावर प्ले के नियमों का पूरी तरह से फायदा उठाया। फील्डर्स 30 गज के दायरे में थे और बटलर ने कोटला की छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज को लगातार टारगेट किया। और सिर्फ 24 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि वो गेंदबाजों को सेटल होने का कोई मौका ही नहीं देना चाहते थे। मतलब गुजरात की पारी एक परफेक्ट 3 एक्ट प्ले की तरह थी। बटलर ने ओपनिंग धमाका किया और फिर मध्यम में शुभमन गिल ने स्थिरता दी। हाँ, गिल की वो पारी बहुत अहम थी। 45 गेंदों में 70 रन। उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए और सबसे बड़ी बात, वो चोट से वापसी कर रहे थे। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है उनका स्ट्राइक रेट। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका। अरे वाह। उन्होंने सिर्फ एंकर का रोल नहीं निभाया। अगर आप उनका शॉट सिलेक्शन देखें तो खासकर दिल्ली के स्पिनर्स के खिलाफ, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के खिलाफ, उन्होंने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मतलब वो क्रीज में खड़े रहकर खेलने के बजाय लगातार आगे निकल रहे थे। बिल्कुल, ताकि स्पिनर्स की लेंथ बिगड़ जाए। और फिर आता है पारी का अंतिम चरण। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 32 गेंदों में 55 रनों की तेज पारी खेली, उसने स्कोर को 210 के पार पहुंचा दिया। हाँ, वो फिनिशिंग टच बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल है। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 अहम विकेट निकाले। तो क्रिकेट की पुरानी थ्योरी तो यही कहती है ना कि जब बीच में विकेट गिरते हैं तो रन रेट गिरना चाहिए। नया बल्लेबाज आता है, आंखें सेट करता है। हाँ, पुरानी थ्योरी तो यही कहती है। लेकिन मुकेश के विकेट लेने के बावजूद गुजरात का मोमेंटम बिल्कुल नहीं टूटा। ऐसा कैसे? देखिए, ये दिल्ली की चूक कम और गुजरात की नई डेटा ड्रिवन अप्रोच ज्यादा थी। मॉडर्न T20 क्रिकेट में 14वें से 20वें ओवर के बीच विकेट गिरने का असर कम हो गया है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपको बस अटैक करना होता है। मतलब ड्रेसिंग रूम से साफ निर्देश था कि आक्रमण नहीं रुकना चाहिए। एकदम सही। सुंदर जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने सेट होने का इंतजार नहीं किया। 210 रन बोर्ड पर लगाना सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में मनोवैज्ञानिक दबाव का पहाड़ खड़ा करना था। और 211 रन का लक्ष्य सुनते ही किसी भी टीम के पसीने छूट जाएं। ओस का फायदा दिल्ली को मिलना था, लेकिन जब आपको हर ओवर में 10.5 रन से ज्यादा बनाने हो तो आपके दिमाग का बर्ताव ज्यादा मायने रखता है। बहुत सही कहा आपने। और यहीं आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पाथुम निसांका और KL राहुल ने 76 रनों की बहुत ठोस ओपनिंग पार्टनरशिप की।
निसांका ने 41 रन बनाए। अच्छी शुरुआत थी वो। लेकिन उसके बाद तो जैसे पूरी पारी केएल राहुल का एक वन मैन शो बन गई। 52 गेंदों में 92 रन। ये एक ऐसी पारी थी जिसे हम सच में सालों तक याद रखेंगे। राहुल की उस पारी का अगर हम तकनीकी विश्लेषण करें तो वो बेमिसाल थी। जब आप 200 से बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं ना, तो डॉट बॉल खेलने की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने गुजरात के तेज गेंदबाजों की गति का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। ताकत से मारने के बजाय दिशा बदली। लेकिन यहाँ एक पेंच है। राहुल 92 रनों पर खेल रहे थे, क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े थे। फिर भी वो बदकिस्मती से शतक से चूक गए और दिल्ली मैच हार गई। क्या 211 के लक्ष्य में कोई अकेला खिलाड़ी नैया पार लगा सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 200 से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हमेशा एक एंकर की जरूरत होती है। लेकिन जब दूसरे छोर से दबाव बढ़ता है, मतलब जब दूसरे एंड से विकेट गिरते हैं या डॉट बॉल्स होती हैं। बिल्कुल, जब दूसरे छोर से साथ नहीं मिलता तो सेट बल्लेबाज को भी जोखिम उठाने पड़ते हैं। जब निसांक आउट हुए, उसके बाद नए बल्लेबाजों को पहली गेंद से हिट करना था और वो हिट नहीं कर पाए। हाँ, और जब वो डॉट बॉल्स खेलते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से ऊपर भागता है। इसका सीधा असर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सेट बल्लेबाज यानी राहुल पर पड़ा। और इसी दबाव का फायदा गुजरात ने उठाया। बीच के ओवरों में राशिद खान और मोहम्मद सिराज ने जो गेंदबाजी की, मतलब उन दोनों ने तो दिल्ली के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। हाँ, वो स्पेल गेम चेंजर था। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मुझे तो ऐसा लगा जैसे सिराज और राशिद एक पिंसर मूवमेंट की तरह काम कर रहे थे। अगर एक तरफ से स्पिन का जाल आपको नहीं फंसाएगा तो दूसरी तरफ से पेस आपकी गिल्लियां उड़ा देगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दोनों की शैली अलग है और यही उनकी ताकत है। राशिद गुगली से बल्लेबाजों को क्रीज में पीछे धकेलते हैं और रन रोकते हैं, तो बल्लेबाज दूसरे छोर से सिराज पर अटैक करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। और सिराज इसी मौके की ताक में रहते हैं, अपनी हार्ड लेंथ और रॉ पेस के साथ। और इसी चक्कर व्यू में राहुल फंस गए। सिराज ने उनका अहम विकेट चटकाया। राहुल का आउट होना सिर्फ एक विकेट का गिरना नहीं था। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका था जिसने दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। बिल्कुल, इसे ड्रेसिंग रूम वैक्यूम कहते हैं। राहुल उस वक्त दिल्ली की पारी की धुरी थे। उनके आउट होते ही जो नए बल्लेबाज आए, उनके सामने 12-13 रन प्रति ओवर का दबाव था। और फिर हम पहुंचते हैं उस पल पर जिसके लिए T20 क्रिकेट जाना जाता है, आखिरी ओवर का महासंग्राम। पूरे 39 ओवर की मेहनत एक तरफ और ये आखिरी 6 गेंदें एक तरफ। वो ओवर तो कमाल था। दिल्ली को 13 रन चाहिए थे। गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में थी। डेविड मिलर ने मैच को अंतिम 2 गेंदों तक पहुंचा दिया। नाबाद 41 रन पर खेल रहे थे वो। अब सिर्फ 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। बहुत ही क्लोज मैच। अब यहाँ मैं थोड़ा रुककर पूछना चाहूंगी, एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर है, मिलर जैसा खिलाड़ी, 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए। ये तो बिना गोलकीपर के खाली गोल पोस्ट में बॉल डालने जैसा होना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि रन नहीं बने? ये कहना बहुत आसान है कि बल्लेबाज चौक कर गया, लेकिन हमें प्रसिद्ध कृष्णा के उस डेथ बॉलिंग मास्टर क्लास और उनकी मानसिक मजबूती को श्रेय देना होगा। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? हेवी बॉल्स मतलब प्रसिद्ध की लंबाई अच्छी है जिससे उन्हें अतिरिक्त उछाल मिलता है। उन्होंने गेंद को बैक ऑफ लेंथ पे रखा और सीधे मिलर के शरीर की तरफ निशाना साधा। तो मिलर को हाथ खोलने का रूम ही नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। मिलर जोर से प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद शरीर के इतने करीब थी कि वो टाइम नहीं कर पाए और लगातार 2 डॉट गेंदें हो गई। बाप रे। और उसी पैनिक का नतीजा था वो आखिरी गेंद का रनआउट, जब कुलदीप यादव रनआउट हो गए। वो कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक दबाव का टूटना था जो प्रसिद्ध कृष्णा ने बनाया था। एकदम सही बात है। दबाव में फैसले लेने की क्षमता ही महान खिलाड़ियों को बाकियों से अलग करती है। रन की जीत ने गुजरात टाइटंस का खाता खोल दिया और दिल्ली कैपिटल्स की अजय लय को खत्म कर दिया। क्या शानदार मैच था सच में। हाँ, इस जीत से गुजरात के ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। बिल्कुल। खैर, इस पूरी चर्चा और इस रोमांचक थ्रिलर को डिकोड करने के बाद हम श्रोताओं के सामने एक दिलचस्प विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद मनन कर सकते हैं। वो क्या? कि इस ऐतिहासिक थ्रिलर का असली नायक किसे माना जाना चाहिए? केएल राहुल की वो 92 रनों की 1 मैन आर्मी वाली जांबाज पारी, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा का वो जादुई आखिरी ओवर जिसने हार के जबड़े से जीत छीन ली?
ये सच में एक ऐसा सवाल है जो क्रिकेट प्रेमियों के बीच लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। बिल्कुल। खेल की दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प और गहराई से भरे विश्लेषणों के लिए हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।